प्रश्न समाधान के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज का विषय है मूल विचार। जातकों का जन्म मूल में होता है और उसके अभिभावकों को मूल के बारे में जानकारी होती है तो उसका पूजन पाठ करा लेते हैं। हर नक्षत्र में जो अलग अलग चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। इस तरह से एक राशि में चंद्रमा 30 डिग्री तक गमन करता है, जिसमें 2.25 राशियाँ होती हैं और एक राशि 13 डिग्री 20 अंश की होती है। दूसरी राशि फिर 13 डिग्री 20 अंश यानी 26 डिग्री 40 अंश और इसके बाद अगला जो है वो 3 डिग्री 20 अंश यानी 30 अंश पूरे इस तरह से हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि मूल नक्षत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मूल में हम ये जानेंगे कि यह जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। नक्षत्र तो 27 है। इसका साधारण सा आशय यह है कि जिस राशि से कोई नक्षत्र प्रारंभ होता है और उस नक्षत्र का किसी दूसरे राशि में समायोजन नहीं होता है तो वह मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसमें पहला है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा है अश्लेषा, तीसरा है मघा, चौथा है ज्येष्ठा, पांचवा है मूल और छठवां है रेवती नक्षत्र। इन्हीं 6 नक्षत्रों के अंतर्गत पैदा हुआ जो जातक होगा वो मूल नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुआ जातक माना जाएगा। अब बारी आती है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। तो उसी तरह से चारों चरण में हर एक चरण का अलग अलग फल होता है। इसके लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। योग ज्योतिषियों से अगर आपके घर में कोई शिशु या कोई जातक जन्म लेता है उस समय इसको ज़रूर देख लें। अगर आपके पास स्वतः जानकारी है तो आप स्वतः ही देख सकते हैं, नहीं तो कुशल ज्योतिषी से इसको पूछ लें तो जिससे चरण भेद पता हो जाएगा और चरण भेद के अनुसार ही उसका फल होता है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो चरण भेद है, जो नक्षत्र है मूल का, इसको मूल के अंतर्गत माना जाता है वह है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो ऐसा शास्त्रकारों ने माना है कि उसके पिता को भय रहता है। इसलिए ऐसे नक्षत्र में, ऐसे चरण में जन्म हुए जातक के मूल शांति अवश्य करा देनी चाहिए। मूल शांति के लिए प्रायः 27 दिन बाद पुनः वह नक्षत्र आता है तब कराना श्रेयस्कर रहता है, लेकिन कुछ जगह पर इसको 11 दिन या 14वें दिन करते हैं, लेकिन 27 दिन वाला ही सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। तो पहले चरण में अगर जो अश्विनी के पहले चरण में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो उसका फल यह है कि उसके पिता को भय रहता है। दूसरा, अगर उसी जातक का जन्म दूसरे चरण में होता है तो ऐसे जातक को सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छा उसके लिए होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। लेकिन अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मूल शांति ही न कराएं। मूल शांति परम आवश्यक है और मूल शांति को आप कराएंगे तो आपके लिए, उस जातक के लिए ये बहुत अच्छा फल देगा। उसको सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति उसके जीवन काल में प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि मूल अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वह केतु है। इसलिए केतु का प्रभाव उसके ऊपर किस तरह से देता है वो उसके चरण से ही प्रभावित होता है। अगला है तीसरा। अगर वो तीसरे चरण में जन्म लेता है तो उसको मंत्रित्व पद की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यही अगर वो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तो पिता को भय होता है, दूसरे चरण में होता है तो सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं तीसरे चरण में अगर हो रहा है
तो उसको मंत्रित्व पद की प्राप्ति होती है। उस जातक को जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन ये मेरा पुनः अनुरोध है कि ऐसे जातकों का मूल के किसी भी नक्षत्र में हुआ है इन 6 नक्षत्रों में से, तो उसका मूल शांति अवश्य करा लें। इसके बाद चौथे चरण में अगर होता है तो चौथे चरण में उसको राज सम्मान प्राप्ति होती है। यानी अश्विनी का केवल प्रथम चरण ही खराब माना गया है और बाकी के 3 चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण क्रमशः उसको सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति और तीसरे चरण में मंत्रित्व पद की प्राप्ति और चौथे चरण में उसको राज सम्मान प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अश्विनी के नक्षत्र में जन्मा हुए जातक के क्या फल हैं वो मैंने आपको बताए। इसके बाद जो अगला मूल नक्षत्र से प्रभावित नक्षत्र आता है वह है अश्लेखा, क्योंकि अश्लेखा के बाद कर्क राशि खत्म हो जाती है और पुनः नई राशि चालू होती है, वह मघा होती है। तो कर्क राशि में जब चंद्रमा पारगमन करता है तो उस समय उसको मूल के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें पहले चरण यानी पहले 3 अंश 20 कला में होगा, तो उसको अगर हमने मूल शांति करा दी तो उस शांति से उसको सुख की प्राप्ति होगी। और अगर दूसरे चरण में हुआ और उसकी सुख शांति करानी पड़ेगी, नहीं तो उसको धन की कमी उसको जीवन पर्यंत महसूस होती रहेगी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। अगर जो तीसरे चरण में है यानी अश्लेखा के तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है, तो ऐसे जातक की माता को कष्ट होता है। अतः यह आवश्यक है कि योग ज्योतिषी से यह जरूर जांच करवा लें। वर्तमान समय कोविड-19 के अंतर्गत चल रहा है और इस तरह में किसी के यहाँ अश्लेखा नक्षत्र में मानो हो गया और इतनी विकट विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो कम से कम हम अपनी तरफ से सुरक्षित रहें। कहीं माता को कुछ हो गया तो जातक के लिए मातृ सुख में कमी आ जाएगी, तो माता के लिए हमेशा कष्टकारी होता है तीसरा चरण होता है। इसके बाद जो चौथा चरण है अश्लेखा नक्षत्र का चौथा चरण, वो पिता के लिए कष्टकारी होता है। अश्लेखा का जो चौथा चरण होगा यानी जो चौथा चरण है 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला तक, उसमें पिता को कष्ट होगा और ऐसी दशा में मूल शांति अति आवश्यक है, क्योंकि जातक का पिता ही अगर जो नहीं होगा तो उसके कुशल परवरिश में बहुत कमी आ जाएगी। इसके बाद अगला है अश्लेखा के बाद अगला जो नक्षत्र आता है, अब देखिए सिंह राशि का जो चालू होगा वो मघा होगा और मघा का पूर्ण जो चंद्रमा का गमन होगा, पारगमन होगा, वो मघा राशि में रहेगा। वो किसी दूसरे राशि से संबंधित नहीं रहता है, इसलिए इसको भी मूल नक्षत्र की श्रेणी में माना गया है। तो मघा नक्षत्र के अगर जो पहले चरण में होता है यानी 3 अंश 20 कला तक होता है, तो माता को हानि होती है। इसलिए योग ज्योतिषी से अगर जो मघा नक्षत्र में है तो उसका विधि विधान से पूजन करवा लें और उसको उसके दोषों का शमन कर लें। इसके बाद दूसरा है, अगर वो मघा के दूसरे चरण में होता है तो पिता को भय होता है, यानी पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। ऐसी दशा में आप 11 दिन 14 दिन या 27 दिन बाद उसका शमन करवा लें और योग ज्योतिषी से इसका जरूर कराएं, क्योंकि जब तक सही समाधान नहीं होगा तब तक उसका कोई अच्छा हल नहीं निकलने वाला। इसके बाद तीसरे चरण में यानी मघा के तीसरे चरण में सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मघा का तीसरा चरण अगर है तो जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन सुख की प्राप्ति का फल से ये नहीं है कि आपको उसका समन ही नहीं करना है, उसके दोषों का समन करने के लिए ज्योतिषी को बुलाना ही नहीं है या पूजा पाठ नहीं कराना है। पूजा पाठ करा देना बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद अगला है वह चौथा चरण है। मखा का अगर चौथा चरण है तो ऐसे जातक को धन व विद्या की प्राप्ति होती है, उसको समाज में यश सम्मान प्राप्त होता है। अतः चौथा चरण भी जातक के लिए लाभदायक होता है। बाद आता है वृश्चिक राशि का, वह है ज्येष्ठा। अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। तो ज्येष्ठा का जो प्रथम चरण होता है वह बड़े भाई के लिए खराब होता है। ज्येष्ठा का प्रथम जो चरण होता है और जातक का जन्म हुआ है उसी चरण में, तो बड़े भाई के लिए खराब होगा, इसलिए इसको समाधान अवश्य कराएं। इसके बाद दूसरा चरण है। दूसरे चरण में क्योंकि ज्येष्ठा है तो छोटे भाई को इसमें नुकसान होता है, छोटे भाई के लिए हानिकारक होता है। अतः इसको शमन करा करके इसके दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है, उसमें माता को कष्ट होता है। और ज्येष्ठा के चौथे चरण में, चौथे चरण यानी 10 से 13 अंश और 20 कला तक, उसमें पिता के लिए खराब होता है। यानी ज्येष्ठा के चारों चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण जातक के लिए किसी भी प्रकार से शुभ होते ही नहीं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पहले चरण में बड़े भाई के लिए कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई के लिए कष्टकारी होता है, तीसरे चरण में वह माता के लिए कष्टकारी होता है, और चौथे चरण में वो पिता के लिए कष्टकारी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, क्योंकि धनु राशि प्रारंभ हो जाएगी और मूल नक्षत्र आ जाएगा, यानी मूल के मूल। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना, रहे उसके मूल नहीं, मूल के मूल हैं, तो उसके परिवार में लोग घबरा जाते हैं। आपको एक बात बता दें कि मूल के मूल में जो नक्षत्र में मेघनाथ का जन्म हुआ था और रावण की सेना में वह सबसे पराक्रमी माना गया था। हालांकि मूल नक्षत्र में जो भी पैदा होता है वो भी केतु की महादशा उसकी चलती है। तो पहला चरण अगर होता है मूल के मूल में, यानी पहले चरण में अगर उसका जन्म हुआ है 3 डिग्री 20 कला तक, तो पिता के लिए कष्टकारी होता है। इसके बाद दूसरा है, दूसरे चरण में होगा तो माता के लिए कष्टकारी होता है। मूल के दूसरे चरण में होगा, यानी 3 अंश और 20 कला से लेकर के 6 अंश और 40 कला तक, तो अब माता के लिए कष्टकारी होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। इसके बाद अगला है, अगर तीसरे चरण में होता है तो धन की चिंता रहती है। ऐसा जातक को धन के लिए काफ़ी समस्याएं देखने को पड़ती हैं और मेरे अनुभव में भी आया है। और ये तो परिचित है, क्योंकि मेरा बेटा भी मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में ही हुआ है, तो है बहुत पराक्रमी वो, लेकिन तीसरे चरण में है। तो क्योंकि मेरी जानकारी में था, मैंने इसका वो समाधान करा दिया है, और प्रायः हम उसको जो भी समाधान वाली वस्तुएं होती हैं या जो पूजा पाठ होता है वो उसको करते हैं। क्योंकि नवम भाव का गुरु भी है उसके, तो नवम भाव का गुरु जब किसी को होता है तो ऐसे जातक के ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद, देवी शक्तियाँ हमेशा उसके ऊपर रहती है। तो अब चौथे चरण की बात हम कर रहे हैं। चौथे चरण में अगर हम मूल शांति करा देते हैं तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। अतः मूल नक्षत्र, मूल के मूल और ज्येष्ठा के मूल में तो अति आवश्यक है इसकी पूजा कराना। लेकिन ये चीज़ आपको बता दें कि मूल के मूल वाले बहुत पराक्रमी बहुत होते हैं। इसके बाद अंतिम नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है रेवती। रेवती के मूल में, क्योंकि मीन राशि का ये 27वां नक्षत्र भी है और मीन राशि का अंतिम नक्षत्र है, तो इसके प्रथम चरण में अगर किसी जातक यानी 3 अंश से लेकर के 20 कला तक अगर उसका है, उसका जन्म हुआ है, तो उसको राज्य से सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक के जीवन में उसको राज्य से सुख मिलता है, राज्य से सम्मान की प्राप्ति होती है।
और प्रायः उसका जो संगति होती है वो उच्च अधिकारियों के साथ होती है। इसके बाद यदि अगर उसका दूसरे चरण में होता है तो उसको उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, उसको मंत्री के पद की प्राप्ति होती है। यानी वो जिस समुदाय में रहेगा उसमें उसको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और लोग उसको अपना मुखिया मानकर ही काम करेंगे। हालांकि मीन राशि जल की राशि है, लेकिन फिर भी उसमें नेतृत्व करने के गुण बहुत होते हैं। इसके बाद अगला है, अगर तीसरे चरण में होता है यानी 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 ग्रह तक, तो ऐसे जातक को पुत्र सुख, धन, यश, सम्मान की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला है और चौथा चरण है, क्योंकि चौथा चरण यहीं से समाप्त होता है मूल का प्रभाव, तो उसको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे जातक को अगर रेवती नक्षत्र का चौथा चरण है और उसका जन्म हुआ है तो उसके खुद के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे जातक को हमेशा अगर जो जन्म हुआ है तो आप तुरंत उसका 27 दिन बाद उसका शांति अवश्य करा लें, क्योंकि जब जातक ही नहीं रहेगा तो सारी खुशियाँ उसी के साथ समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार, आपको यह चैनल कैसा लगा, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे हर आने वाले नए वीडियो से आप सभी लोग अपडेट होते रहें। नमस्कार।